का सुना होगा। लगभग गुरुकुल से 25 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और अगला नंबर आपका है। और ये बच्चे, थैंक यू, ये बच्चे केवल वो है जो पिछले लगभग 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इनको पहले भी मैंने कहा था आप 6 से 8 महीने तैयारी कीजिए और उसके बाद आप है ना लाइब्रेरी में बैठ कर रिविजन लीजिए, क्योंकि 6-1 महीने में बिल्कुल कंप्लीट तैयारी हो जाती है। लाइब्रेरी में जितने भी बच्चे आते थे जिनका मेंस क्लियर था सारे लग गए। तो कहने का मतलब है 2024 है, ये जॉब का साल है। अभी भी आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, आराम से एक भर्ती और कंप्लीट होगी, ग्रुप डी की भर्ती कंप्लीट होगी। तो आज से ही अगर आप तैयारी करते हो ना तो भी आपका हो जाएगा। तैयारी है ना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा बहुत से बच्चे हैं 2-2 जॉब एक साथ है लगे हैं, 2-2 पोस्टों पर सिलेक्शन हो गया है और कभी तक एक पोस्ट पर भी नहीं हुआ था। तो अगले मैं आपसे कह रहा हूँ 4-5 महीने है ना बहुत क्रूशियल फेज है और सरकारी नौकरी लगने के लिए ये 4-5 महीने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कीजिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 4 से 5 महीने अच्छे से तैयारी करके फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, फिर रिवीजन लीजिए जितनी ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो कल हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा, कौन सा टॉपिक चल रहा था? ठीक है, हमारा मतलब जो एंशिएंट इंडिया शुरू किया हुआ था। ठीक है, हमारा पाषाण काल चल रहा था। 3 मैंने एक फेज बनाए थे, एक तो था पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। ठीक है, एक था आपका मध्य पाषाण काल और एक आपका था नव पाषाण काल। यही तीनों काल थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। सबसे पहले हमने पूछा अगर आग आए तो आग तीनों काल में था ना, आग जलाना पूरा पाषाण काल में भी था, मध्य में भी था और नव में भी था। ठीक है, औजार की बात करूं तो इनमें ना बड़े औजार एक्रोलिथ बोलते थे, बड़े पत्थरों के औजार होते थे। ठीक है, और सबसे पहले किसका प्रयोग किया इन्होंने? कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। इन्होंने ना इनके थोड़े सूक्ष्म पत्थर या छोटे पत्थरों के औजार थे, इन्होंने भाला प्लस तीर कमान का प्रयोग किया। और अति सूक्ष्म पत्थर से बने औजार है ना, यह आधुनिक वेपन किस काल में आए हैं? नव पाषाण काल में क्या आए हैं? आधुनिक वेपन आए हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, ये क्या होते थे? आखेटक होते थे। ठीक है, आखेटक मतलब फूड गेटर होते थे, खाद्य संग्रहक होते थे, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, ये भी आखेटक होते थे। इन्होंने क्या किया? स्थायी निवास क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ठीक है, फिर अगर मैं पहनावा भी आपको डिस्कस किया था, ये तो कुछ पहनते ही नहीं थे, ये पत्तों की क्या लपेट लिया करते थे? छाल लपेट लिया करते थे। और जो रियल में कपड़ा किस काल में आया था? नव पाषाण काल में आया था। अगर फिर मैंने कहा मूर्ति पूजा, ठीक है, और ये मूर्ति पूजा किसकी करते थे? नेचर की करते थे। ठीक है, ये भी किसकी करते थे? नेचर की करते थे। और ये है ना मातृ देवी की, ठीक है, या देवी देवताओं की, क्योंकि एक टोन्स वैली से किसकी माला मिली थी? रुद्राक्ष की माला मिली। टोन्स वैली बेटा कहां पर है? उत्तराखंड में रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इनकी मूर्ति पूजा हो गई, ठीक है, चित्रकारी, ठीक है, चित्रकारी की मैं बात करूं ना तो ये तो करते थे प्रकृति की चित्रकारी। इनकी चित्रकारी में प्रकृति के साथ क्या आ गया बेटा? कुत्ता आ गया, और इनमें प्रकृति भी आ गई। ठीक है, कुत्ता भी आ गया और कुत्ता के साथ घर भी आ गया। ठीक है, जो आधुनिक चित्रकारी इनके टाइम में शुरू हुई। और इनका खान पान अगर पूछे तो ये तो कच्चा मांस खाते थे। कौन सा मांस खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। ये कच्चा भी खा लेते थे और मांस को पका भी लेते थे। और मांस को पूर्ण रूप से पकाना किस काल में शुरू हुआ? पकाना पूर्ण रूप से किस काल में शुरू हुआ? नव पाषाण काल में शुरू हुआ। ठीक है,
एक लाइन लिख लो दा संस्कार, ठीक है, एक हेडिंग डाल लो दा संस्कार। कौन सा संस्कार बेटा? दा संस्कार। दा संस्कार या अंतिम संस्कार सुना होगा, दा संस्कार या अंतिम संस्कार। ये क्या करते थे? शव को फेंक देते थे, ठीक है। पूरा पाषाण काल वाले क्या करते थे बेटा? शव को फेंक देते थे। और मध्य वाले है ना, शव को फेंक भी देते थे और कुछ शव को दफना भी देते थे और जला भी देते थे। और पूर्ण रूप से अंतिम संस्कार किस काल में शुरू हुआ था? नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। तीनों लिख लो बेटा, ठीक है। तो दाह संस्कार में आप पढ़ोगे पूरा पाषाण वाले क्या करते थे? शव को फेंक देते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल वाले। मध्य वाले क्या करते थे? फेंक भी देते थे और जला भी देते थे, दफना भी देते थे। और पूर्ण रूप से अंतिम संस्कार किस काल में शुरू हुआ है? नव पाषाण काल में शुरू हुआ है। तीनों बात याद रखना। पूरा पाषाण काल वाले क्या करते थे? फेंक देते थे शव को। और मध्य वाले क्या करते थे? फेंक भी देते थे, दफना भी देते थे, जला भी देते थे। और पूर्ण रूप से अंतिम संस्कार किस काल में शुरू हुआ था? नव पाषाण काल में। पूर्ण रूप से या विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किस काल में शुरू हुआ था? नव पाषाण काल में विधिवत रूप से क्या शुरू हो गया था? अंतिम संस्कार शुरू हो गया। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? पूरा वाले क्या करते थे? फेंक देते थे। मध्य वाले क्या करते थे? फेंक देते थे। कुछ लोग जो एडवांस थे वो दफना भी देते थे और जला भी देते थे। और पूर्ण रूप से अंतिम संस्कार किस काल में शुरू हुआ? नव पाषाण काल में क्या हुआ? शुरू हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ये जो शव है ना, ये पूरा पाषाण काल वाले फेंकते क्यों थे बेटा? ये आकेटक थे एक स्थान से। अब देखो शव है, आपने कहीं जगह किसी ने शव फेंक दिया तो कुछ दिनों बाद उसमें दुर्गंध आनी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो ये तो आकेटक थे, एक स्थान को छोड़कर चले जाते थे। जब दुर्गंध आती तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे, ठीक है। और शव को रियल में दफनाता और जलाता वही है बेटा जो स्थायी रूप से रहता है। तो पूर्ण संस्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में पूर्ण रूप से अंतिम संस्कार हुआ था। और मनुष्य ने पूछे ना सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था, तब आपका आंसर क्या होगा? कुत्ता। देखो कुत्ता मध्य पाषाण काल में पाला गया था बेटा, लेकिन कुत्ते को पालतू कब बनाया गया? नव पाषाण काल में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, सपोज करो ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि इंसान ने क्या बना लिया? स्थायी निवास इंसान का घर होता है ना, घर के बाहर रखवाली के लिए क्या पाला गया? कुत्ता। अब घर में रहेंगे, ठीक है, और घर में इंसान वही रहता है जो एक से दूसरे स्थान तक है नहीं जाएगा। अब ये आज भी देखोगे ये गडरिये लुहार होते हैं बेटा, ये अपना सारा सामान साथ लेकर चलते हैं। गडरिये लुहार देखे होंगे, जहां पर भी इसको ठिकाना मिलता है ना 15-20 दिन बेचारे रह लेते हैं, कोई इनको रोके ना उस जगह महीना रह लेंगे और बाद में ये आगे चले जाते हैं। तो इनके पास कुत्ते भी होते हैं और इनका जितना भी सामान होता है ना, वो इनका जो मतलब रेडी होती है ना, उसी के अंदर सारा सामान होता है। तो ये इनका स्थायी निवास नहीं है ये, ठीक है, ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। अगर किसी ने इनको कह दिया कि आपको जाना होगा तो बेचारे चल पड़ते हैं। अब किसी इंसान ने, आप घर में रहते हो, ठीक है, आप घर में रहते हो तो आप घर में तभी रहोगे जब आपके आसपास आप क्या करोगे? कृषि करोगे। तो मनुष्य ने सबसे पहले ना किसकी कृषि की? जौ की, ठीक है। और जौ को यव कहा जाता था, ये क्वेश्चन आता है। मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खेती की बेटा? जौ की खेती की। और जौ को क्या कहा जाता था? यव कहा जाता था। अब सपोज करो बेटा कि आपने, किसी ने जौ की खेती की है या किसी ने गेहूं की खेती की है, ठीक है। अगर घर में 4 सदस्य है, 4 सदस्य को ना, मतलब साल की अगर मैं बात करूं ना, 10 मन गेहूं चाहिए। कितना मन चाहिए? ठीक है, 4 क्विंटल 10 मन होता है, ठीक है। 4 सदस्यों को एक ऑन एन एवरेज की मैं बात करूं ना, ठीक है, हो सकता है ज्यादा चाहिए, एक एवरेज बताता हूं, 10 मन चाहिए और इनके उत्पादन हो गया 50 मन, ठीक है। तो 40 मन का ये क्या करेंगे बेटा? व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार। तो इन्होंने ना किसकी खोज की? सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पहिए। ये सारी की सारी मैं किस बात की बात कर रहा हूं? नव पाषाण काल, क्योंकि घर किस काल में आया है? अभी आपको समझाने का एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आप अपने से जोड़ कर देखिए, घर बनाओगे, रखवाली के लिए आपको कुत्ता रखना पड़ेगा,
और आपको कृषि करनी होगी। और कृषि में जो मतलब उस टाइम है ना, जो उत्पादन शेष बच जाता था ना उसे, ठीक है, उसे अतिशेष कहा। उसे मतलब उत्पादन है ना, उसका जो व्यापार होता था ना, ठीक है, वो किस प्रणाली द्वारा होता था? क्योंकि पैसे की खोज नहीं हुई थी, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, उस प्रणाली को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, पेपर में आएगा व्यापार किस प्रणाली द्वारा होता था, और जो उत्पादन शेष बचता था ना उसे अधिशेष कहते थे। क्या कहते थे? अधिशेष कहते थे। अब 10 मन की जरूरत है, उत्पादन हुआ 50, तो 40 मन बच गया, उसे क्या बोलते थे? अधिशेष। ठीक है, और उस टाइम बेटा लोहे की खोज नहीं हुई, तो सिक्कों की खोज नहीं हुई थी, तो व्यापार किस प्रणाली द्वारा होता था? वस्तु विनिमय। ठीक है, मैं समझाता हूं, ठीक है, क्या होती है। ठीक है, सपोज करो मैंने अपने खेत में ना, ठीक है, गाजर लगा रखी है। क्या लगा रखी है? गाजर लगा रखी है। सारे खेत में क्या है? गाजर ही गाजर है। ठीक है, और अब मेरे को मतलब गाजर अगर मेरे खेत में है ना, तो मेरे को गाजर से ज्यादा प्यार नहीं होगा। जो हलवाई होते हैं ना, उनको मिठाई से प्यार नहीं होता, वो खाकर भी नहीं देखते मिठाई कैसी बनी है, क्योंकि उसकी स्मेल से ही वो है ना पेट भर जाता है। मिठाई हमें अच्छी लगती है। ठीक है, अब किसी के गाजर हो गई, ठीक है, तो उसको गाजर से लगाव ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ी सी चाहिए उसको। अब वो क्या सोचेगा कि मैं गाजर का व्यापार करता हूं। सपोज करो मेरे खेत में गाजर थी और आपके खेत में बाजरा था। अब है ना, आपके पास ज्यादा बाजरा है तो आपको बाजरा पसंद नहीं है, आपको तो पसंद है गाजर, और मेरे को पसंद है बाजरा। तो मैं क्या करूंगा? आपको गाजर दे दूंगा और बदले में आपसे क्या ले लूंगा? बाजरा। इस प्रणाली को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मेरे पास जो चीज है मैंने आपको दे दी, और आपसे जो चीज है वो मैंने अपने पास ले ली। अब आपके पास क्या आ गई? गाजर, मेरे पास क्या आ गया? बाजरा। इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्योंकि है ना, आप आगे चलकर देखो, ऐतिहासिक काल में ना लोहे की क्या होगी? खोज होगी। उस टाइम तक सिंधु सभ्यता के लोग, ये बहुत बार आता है, किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता है ना, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा है ना, तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा। ठीक है, ये कौन सी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन क्या रहेगी? सभ्यता रहेगी। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो दाह संस्कार है ना, क्या करेंगे? पूरा पाषाण काल वाले, मध्य वाले और नव वाले पूर्ण रूप से क्या करेंगे? अंतिम में संस्कार करेंगे। ठीक है, नव पाषाण काल में घर भी आ गया, कुत्ता भी आ गया, पहिए का आविष्कार हो गया, कृषि। अब सपोज करो, ठीक है, इन्होंने ना, जैसे अब कोई इंसान रोटी बनाता है, ठीक है, अब रोटी क्या जमीन पर रोटी बना सकता है? नहीं बनाएगा ना। रोटी के लिए कोई बर्तन चाहिए ना, तो चौक मिट्टी के बर्तन किस काल में आए? नव पाषाण काल में। चौक मिट्टी के बर्तन। ठीक है, वैसे तो प्यारे बच्चों बर्तन है ना, ये मध्य पाषाण काल में भी आ गए थे। नव पाषाण काल वाले कच्चा मांस खाते थे, उनको तो बर्तनों की जरूरत ही नहीं थी ना। ठीक है, लेकिन रियल में जो बर्तन है ना, वो किस काल में आए थे? चौक मिट्टी के बर्तन नव पाषाण काल में आए हैं। चौक मिट्टी के बर्तन किस काल में आए थे बेटा? नव पाषाण काल में। कौन से बर्तन आए हैं? चौक मिट्टी के बर्तन आए हैं। किस काल में आए हैं? नव पाषाण काल में। कौन से बर्तन आए हैं? चौक मिट्टी के बर्तन। वैसे बर्तन आ गए थे मध्य पाषाण काल में, जिसे कुत्ता भी आ गया था मध्य पाषाण काल में। वो कुत्ते को मार भी दिया करते थे, भूख लगती थी, लेकिन नव पाषाण काल वाले ने कुत्तों को क्या बनाया था? पालतू। अब समझ आ गया? कोई भी वो क्वेश्चन पूछे ना, तो आप जवाब दे दोगे ना। आग किस काल में खोजा गया? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे? बड़े पत्थरों के होते थे। मध्य के सूक्ष्म और अति सूक्ष्म नव पर। इतना याद कर लेना, जो आपको लगे सबसे पुरानी चीज है पूरा पाषाण काल, कम पुरानी है मध्य, और जो नई चीज है नव पाषाण काल। याद रह जाएगा ना। पूरा पाषाण काल की खोज की थी किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, और सी कार्लाइज ने की थी मध्य पाषाण काल की। और नव पाषाण काल की खोज करने वाला कौन होता था? ली मेन्सूरीज ने किसकी खोज की थी? नव पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल को 1863 में, मध्य को 1867 में, और नव को 1860 में खोजा गया। 1863, 1867 और 1860 में खोजा गया।
आई थिंक याद हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। अब है ना कुछ बस्तियां लिखेंगे कि कौन कौन से काल की बस्तियां हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल की बस्तियां, पूरा ये यहीं से क्वेश्चन आता है, पूरा पाषाण काल की बस्तियां लिखेंगे, ये बीच में लिखेंगे मध्य पाषाण काल की बस्तियां, और लास्ट में नव पाषाण काल की बस्तियां, ठीक है। यानी ऐसी कौन कौन सी जगह है, ठीक है, जिससे हमें पूरा पाषाण काल का पता चलता है, ऐसी कौन सी जगह है जिससे हमें मध्य पाषाण काल का पता चलता है, और ऐसी कौन सी जगह है बेटा जिससे हमें नव पाषाण काल का पता चलता है। एक जगह है बेटा मध्य प्रदेश में, ठीक है, और जगह का नाम क्या है, ठीक है, एक जगह है, ठीक है, जिसे बोलते हैं, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वहां से हमें क्या मिले थे, भित्ति चित्र मिले थे। कौन से चित्र मिले थे, उस जगह का नाम था बेटा भीमबेटका, भीमबेटका। ये जगह कहां पर है, मध्य प्रदेश में। यहां से हमें साक्ष्य मिले थे चित्रकारी के। किसके साक्ष्य मिले थे, चित्रकारी के, और उस चित्रकारी को बोलते थे बेटा भित्ति चित्रकारी। कौन सी चित्रकारी बोलते थे, भित्ति चित्रकारी, ठीक है। भित्ति चित्रकारी क्या होती थी, भिंत के ऊपर है ना, मतलब पत्थरों से ना, पत्थरों को नुकीले रूप में काट कर चित्रकारी को भित्ति चित्रकारी बोला जाता था। पेपर में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया भीमबेटका कहां पर है, तब आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है, भीमबेटका। वहां से कौन से चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे, भित्ति चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे। भीमबेटका कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यहां से ना भीमबेटका एक ऐसी जगह है बेटा जो पूरा पाषाण काल में भी थी, मध्य में भी थी, और नव पाषाण काल में भी थी, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक जगह से तीनों काल के साक्ष्य कैसे मिल सकते हैं, मैं बताता हूं बेटा मिल सकते हैं, ठीक है। सपोज करो अगर है ना मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, वहां पर एक जगह आपको प्रकृति की चित्रकारी मिल रही है, तो आपने कह दिया ना ये पूरा पाषाण काल की है। और अगर प्रकृति के साथ उसी थोड़ी आगे जगह कुत्ते के चित्रकारी मिल रही है, तो आप क्या कह दोगे, मध्य पाषाण काल की है। और आगे चलकर देखोगे कि इसी चित्रकारी में ना प्रकृति भी है, कुत्ता भी है, और घर है, तो आप कह दोगे किस काल की है, नव पाषाण। तो भीमबेटका एक ऐसी जगह है बेटा जिससे पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले, मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले, और नव पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले। कौन सी जगह रहेगी, भीमबेटका। कहां पर है बेटा भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एक जगह मिर्जापुर, इसमें भी तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं, मिर्जापुर। कौन सी जगह है, मिर्जापुर, जो थोड़ा यूपी वाला एरिया था, उसमें भी ना तीनों कालों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो भीमबेटका कहां पर है आपका, मध्य प्रदेश में रहेगा। भीमबेटका कहां पर है, मध्य प्रदेश में रहेगा। और मिर्जापुर कहां पर है आपका, यूपी में रहेगा। एक लिख लो अतिपरक्कम तमिलनाडु, एक जगह कौन सी रहेगी, अतिपरक्कम तमिलनाडु जगह रहेगी, अतिपरक्कम तमिलनाडु। और एक हथनोरा एमपी, एक अतिपरक्कम तमिलनाडु और हथनोरा एमपी, ठीक है। अतिपरक्कम कहां पर रहेगा, अतिपरक्कम तमिलनाडु, तमिलनाडु। और एक है हथनोरा, हथनोरा कहां पर रहेगा, मध्य प्रदेश में रहेगा। दो जगह लिख लो। ये किस काल की बस्ती है, पूरा पाषाण काल की बस्ती रहेगी। किस काल की बस्ती है बेटा, पूरा पाषाण काल की बस्ती रहेगी। नाम क्या है, अतिपरक्कम और हथनोरा। यहां से लिख लो हमें खोपड़ी मिली है, क्या मिली है, यहां से खोपड़ी मिली है। यहां से क्या मिली है, हमें खोपड़ी मिली है। और खोपड़ी किस काल की है बेटा, पूरा पाषाण काल की रहेगी, ठीक है। इन दोनों जगह से हमें क्या मिली है, खोपड़ी मिली है। और ये खोपड़ी किस काल की रहेगी, पूरा पाषाण काल की रहेगी। अब आपको कोई पूछे खोपड़ी की एज किससे ज्ञात की जाएगी, C14 साइंस की कौन सी प्रणाली है जो फोसिस यानी अवशेषों की एज बताती है,
तो C14 द्वारा इसकी जांच की जाती है। ठीक है। भीमबेटका कहां पर है? उससे किस काल के साक्ष्य मिले? तीनों काल के, पूरा मध्य नव। और भीमबेटका के बाद हमने पढ़ा था मिर्जापुर, इससे भी तीनों काल के साक्ष्य मिले। लेकिन ना वो पूछेगा पूर्ण रूप से पूरा पाषाण काल की बस्ती बताओ, तो अतिपरक्कम तमिलनाडु और हथनोरा मध्य प्रदेश। यहां से केवल पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले। यहां से क्या मिली है? खोपड़ी मिली है। ठीक है। एक लिख लो, जगह है चोपनी मांडा, चोपनी मांडा। यहां से ना हमें है ना, लिख लो, मृदु भांड मिला है। मृदु भांड, मृदु भांड होता है मिट्टी का बर्तन। लिख लो, यहां से हमें क्या मिला है? मृदु भांड मिला है। और मृदु भांड क्या होता है? मिट्टी का बर्तन होता है जो हर घर में क्या किया जाता था? इस्तेमाल किया जाता था या प्रयोग किया जाता। चोपनी मांडा यूपी में है। लिख लो, चोपनी मांडा कहां पर है? यूपी में। एक है बागोर राजस्थान में, और आदमगढ़, बागोर राजस्थान और आदमगढ़, वहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागोर राजस्थान और आदमगढ़, बागोर राजस्थान, आदमगढ़, ये भी यूपी का एरिया था। यहां से ना इन दोनों जगह से हमें किसके साक्ष्य मिले? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागोर राजस्थान, आदमगढ़, यहां से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं बेटा? पशुपालन के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। यहां से हमें किसके साक्ष्य मिले थे? पशुपालन के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। यहां से हमें किसके साक्ष्य मिले थे? पशुपालन के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। ठीक है। कौन कौन सी जगह बेटा? बागोर राजस्थान, आदमगढ़, यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दोबारा बताता हूं, भीमबेटका से तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं। मिर्जापुर से तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं। अतिपरक्कम तमिलनाडु में है। और जो अतिपरक्कम के साथ कौन सा बताया था? हथनोरा, वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। वहां से हमें खोपड़ी मिली है। ठीक है। और मध्य पाषाण काल की बस्ती की बात करूं तो एक तो भीमबेटका मिर्जापुर है, वो तीनों काल की होगी। और एक है चोपनी मांडा यूपी में, जहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? मृदु भांड मिला है। ठीक है। और एक आपका बागोर राजस्थान और आदमगढ़, वहां से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नवपाषाण कालीन बस्ती एक तो भीमबेटका हो गई, एक मिर्जापुर हो गई। ठीक है। एक कल मैंने बताया था टोन्स वैली, जो उत्तराखंड में है, जहां से किसकी माला मिली थी? रुद्राक्ष की माला। वो भी कौन सी बस्ती थी बेटा? नवपाषाण काल की बस्ती थी। एक मेहरगढ़, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। कहां पर है बेटा? यहां से ना कृषि के साक्ष्य मिले थे, और यहां से पक्की ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले थे। यहां से कृषि के साक्ष्य मिले थे और पक्की ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले थे। लिख लो, मेहरगढ़ कहां पर रहेगा? पाकिस्तान में रहेगा। मेहरगढ़ कहां पर रहेगा? पाकिस्तान में रहेगा। यहां से हमें कृषि और पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले थे। यहां से हमें किसके साक्ष्य मिले थे? कृषि और पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है लो, यहां से हमें किसके साक्ष्य मिले थे? कृषि और पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले थे। कृषि और पक्की ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले थे बेटा? मेहरगढ़ से रहेगा। और मेहरगढ़ कहां पर रहेगा आपका? पाकिस्तान में रहेगा। यहां से हमें कृषि और किसके साक्ष्य मिले थे? पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में। यहां से हमें कृषि और पक्की ईंटों के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। कहां? मेहरगढ़। एक जगह है बुर्ज होम, बुर्ज होम है बेटा जम्मू कश्मीर में। कहां पर रहेगा? जम्मू कश्मीर में। यहां से हमें गुफा मिली है। क्या मिली है? गुफा। यहां से हमें कब्र मिली है। यहां से हमें गर्तवास, गर्तवास, तीन चीजें मिली है। लिख लो, यहां से हमें गुफा मिली है, कब्र मिली है, गर्तवास मिला है। ठीक है। गर्तवास भी कोई गहरा टाइप का कोई था। ठीक है। यहां से हमें क्या क्या चीजें मिली है? गुफा, कब्र, गर्तवास। ठीक है। कब्र के देखो, एक बात सुनो,
यहाँ से कब्र की खास बात क्या थी, जम्मू कश्मीर से जो कब्र मिली है ना, उसमें लिख लो इंसान के साथ कुत्ता दफनाया गया था। ठीक है, एक कब्र मिली है बेटा जिसमें इंसान के साथ क्या दफनाया गया था, बता दो, कुत्ता दफनाया गया था। ठीक है, यहाँ से हमें एक कब्र मिली है जिसमें इंसान के साथ क्या दफनाया गया था, कुत्ता दफनाया गया था। कहाँ से मिली है वो, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है, वहां से एक कब्र मिली है जहां पर इंसान के साथ क्या दफनाया गया था, कुत्ता दफनाया गया था। ठीक है, किसी टाइम में आपने सुना होगा कि राजा राम मोहन रॉय ने एक सती प्रथा को बंद करवाया था। किस प्रथा को बंद करवाया था, सती प्रथा को बंद करवाया था। ठीक है, और सती प्रथा क्या होती थी बेटा, जब किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को ना जबरदस्ती उसकी चिता के साथ जलाकर क्या कर दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। एक बार की बात है कि राजा राम मोहन रॉय की ना भाई की डेथ हो गई थी और इनकी पत्नी, उनके भाई की पत्नी या राजा राम मोहन रॉय की भाभी को ना उनकी चिता के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, और तब राजा राम मोहन रॉय ने जला दिया गया था, तब सौगंध खाई थी अपने भाभी की मौत पर कि मैं इस प्रथा को बंद करवा कर रहूंगा। देखो कितनी विकराल प्रथा थी। ठीक है, अगर किसी के भी मतलब लड़की का पति मर गया तो उसको पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ऐसा माना जाता था इसका स्वामी चला गया, अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बेटा आप देखोगे ना, ये कौन सी जगह से कब्र मिली है, जम्मू कश्मीर। और इस कब्र में ना ये क्या कह रही है ये कब्र, कि इंसान के साथ, इसका मतलब आप समझ सकते हो ये कुत्ते को कितना पवित्र माना करते थे। अगर इंसान की कब्र में ना क्या मिल रहा है, कुत्ता मिल रहा है। ठीक है, इंसान की कब्र में क्या मिल रहा है, कुत्ता मिल रहा है। तो ये सोचो आप, ये कुत्ते को कितना पवित्र माना करते थे। ठीक है, ठीक है, ये कुत्ते को क्या माना करते थे, पवित्र माना करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सती प्रथा नहीं थी, यहाँ पर कुत्ता प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी, कुत्ता प्रथा। ठीक है, अब किसी का स्वामी मर गया, ठीक है, तो कुत्ते को साथ में सर्विस कर दी जाती थी। बोला इसका स्वामी चला गया, अब कुत्ता जी कर क्या करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, कि कुत्ता मर गया और स्वामी को भी मार दो, ऐसा नहीं होता था। ऐसा तो पहले ही नहीं होता था। किसी की, आपने सुना है किसी की पत्नी मर गई और पति को वो मतलब चिता के साथ जला दिया, ऐसा नहीं सुना ना। ये हमारा समाज है ना, ये स्टार्टिंग से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है। ठीक है, ये सच्चाई होती है, आज भी पुरुष प्रधान समाज है। आज भी जैसे हम कहते हैं कि महिलाओं का काम है घर पर खाना बनाना। ठीक है, ये किस किताब में लिखा है कि महिलाएं ही घर पर खाना बनाएगी, अगर सोच कर देखो। ठीक है, आप है ना सबसे बेस्ट शेफ सर्च करना कभी गूगल पर कि सबसे बेस्ट शेफ कौन है, खाना बनाने वाला शेफ है, तो उसमें किसी मेल का नाम मिलेगा। ठीक है, लड़का सबसे अच्छा खाना बनाता है, मेल का नाम मिलेगा, सर्च करना कभी। ठीक है, तो सबसे अच्छा शेफ लड़का है, फिर लड़कियां खाना क्यों बनाती है। हमने एक बचपन से इनको थोप दिया कि ये खाना बनाएगी। ठीक है, आप कभी भी देखो किसी शादी में जाते हो, आप खाना खाने तो जाते हो, वहां पर हलवाई होते हैं, कभी लड़की को खाना बनाते देखा है, वहां तो हम बड़े प्यार से खाते हैं, बोला खाना बड़ा टेस्टी है। और हमसे कोई खाने को बोल देना, बोला हम तो खाने के लिए बने ही नहीं। ठीक है, लड़कियां खाना बनाएगी। ये पुरुष प्रधान समाज बेटा पहले भी था और पुरुष प्रधान समाज आज भी है। ठीक है, हम है ना लड़कियों को ना मतलब उनको कभी भी आजादी नहीं देते। देखो सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम है, 11-12 बजे तक वो सुबह वाला खाना फ्री होगा, 3-4 बजे वाला शाम की तैयारी शुरू हो जाएगी। यही दिनचर्या है। ठीक है, और अगर आप जॉब नहीं लगे ना बेटा, इसी दिनचर्या में आप बंद कर रह जाओगे। जॉब लगने के बाद आपकी दिनचर्या भी बदल जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड है वो जॉब में नहीं है, वो खाना तैयार रखेंगे आपके लिए। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, मौका है। ठीक है, अब आराम से, जब आराम से जॉब से 6-7 बजे जाओगे तो खाना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना, अभी मौका है। अदरवाइज ये पुरुष प्रधान समाज है ना, ये अपनी चलाएगा आप पर। ठीक है, और अदरवाइज जॉब के बाद आप अपनी मर्जी के मालिक हो। ठीक है, मर्जी के मालिक हो। जॉब लगने के बाद है ना रिज्यूम भी डाल सकते हो कि मेरे को ऐसा हस्बैंड चाहिए। आजकल बहुत से होते हैं, शादी.com वगैरह बहुत सी सोशल साइट है, उसमें डाल सकते हो कि अगर मेरी इन कंडीशन को पूरा करेगा तो मैं शादी करूंगी। जॉब के बाद तो कुछ भी डाल दो, वो कंडीशन पूरी करेगा तो वो शादी कर लेगा, अदरवाइज बहुत मिलेंगे रिश्ते। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
अदरवाइज भैया रिश्ते है ना, लड़कियों को तो चलो कोई मिल ही जाएगा ले जाने वाला, अपनी भैया थोड़ा फिक्र कर लो, ठीक है, अपनी बहुत टेंशन है, ठीक है। मतलब फिर कहोगे गुरुजी करवा चौथ आ गई, व्रत रखने वाली फिर भी नहीं आई, ठीक है, ये चीजें होने वाली है, ठीक है। तो एक जगह है चिरांद बिहार में, चिरांद कहां पर है? बिहार। एक कोल्डी हवा है जगह, कोल्डी हवा, ये यूपी में है। यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये भी नवपाषाण काल की बस्ती है, चिरांद बिहार, कोल्डी हवा यूपी। यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद बिहार और कोल्डी हवा यूपी से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी किस काल की बस्ती है बेटा? नवपाषाण काल की बस्ती रहेगी, ठीक है। देखो भीमबेटका, मिर्जापुर तीनों काल में भी है, पूरा में भी है, मध्य में भी है, नव में है। और पूर्ण रूप से पूरा पाषाण काल की अति परक्कम तमिलनाडु हो जाएगा, हथनोरा एमपी हो जाएगा। वहां से किसके साक्ष्य मिले थे? खोपड़ी मिली थी। और मध्य पाषाण काल में आओगे ना, तो एक तो आपको याद करना है, ठीक है, ये दो तो भीमबेटका मिर्जापुर तो याद करना, एक चोपनी मांडा जहां से मृदु बांड मिला है, ठीक है, एक हथनोरा राजस्थान पशुपालन, और एक आदमगढ़ एक यूपी वाला, उससे भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और नवपाषाण काल में एक तो टोन्स वैली उत्तराखंड, भीमबेटका, मिर्जापुर, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से कृषि और पक्की ईंटों के साक्ष्य, और बुर्ज होम से कबर, गर्तवास और गुफा के साक्ष्य मिले हैं। और चिरांद बिहार में और एक कोल्डी हवा यूपी में, यहाँ से चावल के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। और चावल है ना, कहते हैं ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि मिट्टी के बर्तन में रखे हुए थे। मैंने बताया ना, पूर्ण रूप से चौक मिट्टी के बर्तन किस काल में आए थे? नवपाषाण काल में आए थे, याद रह जाएगा ना। ये आपका कौन सा काल था बेटा? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल कंप्लीट किया हमने? प्राग ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, और लिखित नहीं मिला तो हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ा? पूरा तात्विक साक्ष्यों पर डिपेंड रहना पड़ा। अब हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, वो कौन सा करेंगे? आद ऐतिहासिक काल। कौन सा काल शुरू करेंगे? आद ऐतिहासिक काल शुरू करेंगे। कौन सा काल शुरू करेंगे बेटा? आद ऐतिहासिक काल शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? आद ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद ऐतिहासिक काल होता है ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य मिला है पर उसे पढ़ा नहीं गया, लिपि की जानकारी ना होने पर, ठीक है, लिख लो। ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन लिपि के ज्ञान के कारण हम उसको पढ़ नहीं पाए। ऐसा काल बेटा जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन लिपि के ज्ञान के अभाव के कारण हम उसको क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए। तो उस काल को कौन सा काल कहा जाता है? आद ऐतिहासिक काल। ऐसा काल, आद का मतलब क्या होता है? आधा होता है ना, 50-50, यानी लिखित तो मिल गया लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, बात वहीं पर रह गई। तो ये भी है ना, मतलब है हम है ना पुराने टाइम पूरा तात्विक साक्ष्यों पर आधारित रहेगी, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण कल भी बताया था। कौन सी सभ्यता हो गई? सिंधु सभ्यता, ठीक है। और सिंधु सभ्यता है ना, इसको पढ़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि इसकी लिपि कौन सी रहेगी? भाव चित्रात्मक लिपि रहेगी। लिख लो, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी रहेगी? भाव चित्रात्मक लिपि रहेगी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी रहेगी बेटा? भाव चित्रात्मक। ऐसे शब्द है, उस लिपि को ना आज तक है ना वैज्ञानिक कह लो या कोई भी व्यक्ति सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने में कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने में आज तक हमें क्या नहीं मिली है? सफलता नहीं मिली है।
अब सफलता नहीं मिली तो हमने कैसे कह दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग ऐसे थे, क्योंकि बेटा उनकी जो किताबें मिली है ना, उसमें जो फोटो थे ना, उनके भाव चित्रात्मक लिपि थी, हम भाव देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान है ना, किसी फोटो में ना हाथ में मतलब है जैसे कोई मतलब रुद्राक्ष की माला लिए खड़ा है, तो हम कह देंगे ना ये पूजा पाठ के शौकीन थे। कोई नाचती हुई नृत्यकी देख ली हमने, तो हम कह देंगे ये संगीत के शौकीन थे। ठीक है, तो ये भाव चित्रात्मक है। और सिंधु सभ्यता की लिपि में कहते हैं यू आकार के शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता की लिपि में यू आकार के शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता की लिपि में किसका प्रयोग किया गया था बेटा? यू आकार के शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता की लिपि में यू आकार के शब्दों का सबसे ज्यादा क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता की लिपि में यू आकार के शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था। किस लिपि में किया गया था? सिंधु सभ्यता की लिपि में यू जैसे शब्द है ना बेटा, उनका सबसे ज्यादा क्या किया गया था? सिंधु सभ्यता की लिपि में प्रयोग किया गया था। यू जैसे आकार के शब्दों का सबसे ज्यादा किस में प्रयोग किया गया था? सिंधु सभ्यता की लिपि में यू जैसे शब्दों का सबसे ज्यादा क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। याद रह जाएगा ना, यू जैसे आकार के शब्दों का सबसे प्रयोग किस सभ्यता की लिपि में किया गया? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। अब बात आती है सिंधु सभ्यता है ना, ठीक है, ये लगभग है 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। सिंधु सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है? एग्जैक्ट है 12,99,000 समथिंग, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर कौन सी सभ्यता फैली हुई है बेटा? सिंधु सभ्यता। कितने लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर कौन सी सभ्यता फैली हुई है? सिंधु सभ्यता। कितने लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर कौन सी सभ्यता फैली हुई है? सिंधु सभ्यता। कितने लाख वर्ग किलोमीटर पर? 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर कौन सी सभ्यता फैली हुई है? सिंधु सभ्यता फैली हुई है। सिंधु सभ्यता को बेटा हम 3 नाम से जानते हैं। एक तो किस नाम से जानते हैं? सिंधु सभ्यता। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता। एक इसी को हम जानते हैं सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता को कितने नाम से जाना जाता है? 3 नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को बेटा कितने नाम से जानते हैं? हमें 3 नाम से। कौन कौन से 3 नाम हो गए? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता। अब कई बच्चे हैं ना, उनसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था? ठीक है, सिंधु सभ्यता में ना पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा। देखो पुराने टाइम में कोई भी सभ्यता होती थी ना बेटा, वो जिस नदी के किनारे होती थी ना, उस नदी के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण किया जाता था। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये किस नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे। तो इस सभ्यता को ना सिंधु नदी के किनारे होने के कारण ना इस सभ्यता को क्या कहा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, वो पूछेगा आपसे कोई भी एग्जामिनर, ठीक है, कभी इंटरव्यू देने का मौका मिले ना, हरियाणा में तो वैसे इंटरव्यू खत्म है, लेकिन ना फिर भी जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि सिंधु सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? आप कह दोगे पुराने समय में जो सभ्यता जिस नदी के किनारे पनपती थी ना, उसी के आधार पर उसका क्या होता था? नामकरण। और एक पुराने टाइम में क्या है, ये सिंधु सभ्यता ना, ये 2 नदियों के किनारे है, एक तो सिंधु और एक है सरस्वती। तो इसको किस नाम से जाना गया? सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चाहे सिंधु सभ्यता है, चाहे सिंधु सरस्वती की सभ्यता है, चाहे हड़प्पा सभ्यता, एक ही है। वही बात है, गंगाधर ही शक्तिमान है, कोई अलग नहीं है।
चाहे गंगाधर बोल दो, चाहे शक्तिमान बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। चाहे सिंधु सभ्यता बोल दो, चाहे हड़प्पा सभ्यता बोल दो, चाहे सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? पुराने टाइम में क्या होता था बेटा, जिस सभ्यता का ना जो पहला स्थल खोजा जाता था ना, और पहले स्थल के कारण उसका क्या हो जाता, नामकरण। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले 1921 में किसकी खोज की गई? हड़प्पा की खोज की गई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। लिख लो, सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। लिख लो, सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था बेटा? हड़प्पा खोजा गया था। लिख लो, सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। लिख लो, सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लिख लो, सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा। तो इसका नामकरण कितने नामों से जानी जाती है? ये कौन कौन से? हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती। सिंधु सरस्वती नदी क्यों कहते हैं इसको? इसके जितने भी स्थल है ना वो या तो सिंधु नदी के किनारे है या सिंधु घाटी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ज्यादातर स्थल किस नदी के किनारे है? सिंधु। हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पहला स्थल खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है, अब बात आती है सिंधु सभ्यता है ना, लिख लो 3 देशों में मिली है। सिंधु सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में, भारत में, पाकिस्तान में, और एक और बता दो बेटा, अफगानिस्तान में। सिंधु सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है? भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। सिंधु सभ्यता लिख लो कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में फैली हुई है। लिख लो, सिंधु सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में। कौन कौन से 3 देश है? भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, इसके ना ज्यादातर स्थल मिले हैं भारत में और दूसरे नंबर पर स्थल मिले हैं लगभग इसमें गए ना 900 प्लस स्थल कहां से मिले हैं? भारत से। लगभग 500 प्लस स्थल कहां से मिले हैं? और अफगानिस्तान से केवल 2 स्थल मिले हैं। ठीक है, इसमें भारत में कितने स्थल मिले हैं बेटा? 900 प्लस। पाकिस्तान से लगभग 500 प्लस और भारत से कितने मिले हैं? अफगानिस्तान से कितने मिले हैं? केवल 2। भारत से 900 प्लस, पाकिस्तान से 500 प्लस और अफगानिस्तान से 2। और क्योंकि ये पुराने टाइम में ना बेटा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये क्या होता था? एक ही होता था। ठीक है, पुराने टाइम में ये सारी चीजें क्या होती थी? एक होती थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मतलब आजादी के बाद अलग अलग चीजें हुई, ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में फैली हुई है। ठीक है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है ना, यहां से 2 स्थल याद करना, एक तो सोतु गोई और एक मुंडी काक। मुंडी काक, सोतु गोई और मुंडी काक। सोतु गोई और मुंडी काक, क्योंकि ये अफगानिस्तान वाले स्थल पूछे जाएंगे बेटा, क्योंकि केवल यहां से क्या मिले हैं? 2 मिले हैं। ये एग्जाम में मैंने कई एग्जामों में देखा है, सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान से कितने स्थल मिले हैं? 2 मिले हैं। कौन कौन से 2 मिले हैं बेटा? सोतु गोई और मुंडी काक। कौन कौन से 2 मिले हैं? सोतु गोई और मुंडी काक। इसके 2 स्थल कहां से मिले हैं बेटा? अफगानिस्तान से। कौन कहां 2 स्थल कौन कौन से है? एक तो सोतु गोई हो गया और एक मुंडी काक हो गया। एक तो सोतु गोई हो गया और एक मुंडी काक। कहां से मिले हैं ये? अफगानिस्तान से मिले हैं। भारत से इसके स्थल है ना, हम कल पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्थल भारत से मिले हैं, कौन कौन से मेन स्थल पाकिस्तान से मिले हैं, कौन कौन से स्थल अफगानिस्तान से मिले हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा स्थल है ना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है,
भारत में सबसे बड़ा स्थल अभी धोलावीरा हो गया है और हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। तो कल सिंधु सभ्यता के स्थल के बारे में पढ़ेंगे। समझ आ गया आज वाला? थैंक यू बच्चों। बाकी तैयारी है ना, कंटिन्यू रखो।